नमस्कार। लाउड इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विशेष इसलिए है कि अभी जब मैं परिचित कराऊंगा तो प्रोफेसर अभय दुबे को आप अच्छी तरह जानते हैं और दूसरे सज्जन को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी देश के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ऐसे अर्थशास्त्री नहीं हैं जो सरकार की नीतियों के का भोंपू बने। वो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो आपके पक्ष में, आम जनता के पक्ष में, पब्लिक के पक्ष में अपनी बात कहते हैं और बेखौफ कहते हैं। अभय जी का ये आग्रह था कि हमें अरुण जी से बात करनी चाहिए और अपने प्रोग्राम में भी इन्होंने कहा था। मैं प्रोफेसर साहब आपका स्वागत करता हूं और अभय जी आपका स्वागत करता हूं। ये शो का नाम लाउड बोलेंगे और लाउड बोलेंगे इसलिए है क्योंकि हमारे दोनों साथी, जो दोनों महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं, ये बिल्कुल निर्भीक बेखौफ बोलते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के शो में हमने प्रोफेसर साहब से कुछ नहीं कहा अरुण जी से कि हम क्या पूछने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक चीज कही कि मैं आर्थिक विषयों पे तो बहुत अच्छी तरह बोलूंगा, और कहा कि लेकिन उसके अलावा जो विषय हैं तो मैं आपसे सर एक अनुमति चाहता हूं कि बीच बीच में मैं कुछ बीच में चीजें पूछूंगा जरूर जो मेरी समझ में नहीं आएंगी, और खासकर इस अर्थव्यवस्था का राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव है, समाज नीति के ऊपर क्या प्रभाव है और वो प्रभाव क्यों है। तो और जो जो भ्रम सरकारें पैदा कर रही हैं वो क्यों पैदा कर रही हैं। जैसे पिछली बार अभय जी ने कहा था कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से हम बड़े हैं, हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है, और अब पता चल रहा है कि वो हॉक्स है, झूठ है सिरे से, लेकिन उसको सरकार आगे बढ़ावा दे रही है। तो मैं चाहूंगा कि अभय जी आप प्रोफेसर साहब से, अरुण जी से सवाल शुरू करें और थोड़े समझने वाले सवाल करें और तीखे सवाल करें। अभय जी। धन्यवाद संतोष जी। पिछली बार जब आपके साथ चर्चा हो रही थी तो उस वक्त आपने विषय उठाया था कि क्या वास्तव में ये एक हकीकत है कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। तो मेरा जवाब ये था कि ये एक आंकड़ों के जरिए ये प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर है। भारत अभी भी निम्न आय वर्ग का देश है और ब्रिटेन उच्च आय वर्ग का देश है। ब्रिटेन की आबादी बहुत कम है, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन तमाम बातों से तुलना करें और जो मानव विकास के जो का सूचकांक है उसमें भी भारत बहुत पीछे है। इस तरह की बातें मैंने कही थी और मेरा मानना था और अभी भी मुझे लगता है कि ये दरअसल एक तरह का एक प्रोपेगेंडा पॉइंट है जिसका इस्तेमाल सरकार कर रही है। सरकार हमेशा कोशिश करती है कि कुछ फील गुड जनता को दे सके, तो उसके लिए जो थोड़ी बहुत अच्छी बात होती है, जो अस्थायी रूप से अच्छी बात है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको एक स्पिन दिया जाता है और मीडिया सरकार के हाथों में खेलता है। मुख्य लीड बन जाती है, सुर्खियां बन जाती हैं, और एक बार सुर्खियां बन जाती हैं तो जो सरकार के समर्थक हैं, प्रधानमंत्री के समर्थक हैं, उनके पास कहने के लिए काफी कुछ हो जाता है। उसके बाद वो खबर लापता हो जाती है और फिर इस तरह से एक नई सुर्खी बनाने का इंतजाम किया जाता है। इस तरीके से लगातार 2014 के बाद से एक मीडिया प्रबंधन और हेडलाइन मैनेजमेंट, इन दोनों की प्रक्रियाएं चल रही हैं। पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन प्रक्रियाओं ने काफी हस्तक्षेप किया है और जिस तरह से आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह छोटा मोटा अर्थव्यवस्था में उभार आता है, उसके बाद में चूंकि कोविड के ज़माने में अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी, तो जरा सा भी कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था ने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। और दुनिया में चूंकि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ा मंद गति से विकास कर रही, वृद्धि हो रही है उनकी, तो उसमें इन्हें कहने का मौका मिल जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तो बल्ले बल्ले है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी से ये पूछना चाहूँगा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के दावे में कितना दम है? देखिए, इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हमारा जो राष्ट्रीय आय है, यानी उत्पादन जो है, जीडीपी जिससे मेजर करते हैं, उसके आधार पे ये नापा जाता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पे है।
तो जाहिर है कि यूएसए की अर्थव्यवस्था सबसे आगे है, चीन की दूसरे नंबर पे है, फिर जापान है, जर्मनी है और फिर भारत। तो ये जो दावा है ये 2019 में भी किया गया था कि हम अब ब्रिटेन से आगे चले गए हैं। और फिर उसके बाद कोविड आया। कोविड में हमारी अर्थव्यवस्था जो G20 के राष्ट्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरी, और ब्रिटेन की भी गिरी पर उतनी नहीं गिरी, तो ब्रिटेन फिर आगे हो गया। और वजह ये थी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से गिरी क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, और सबसे ज़्यादा असर हमारे असंगठित क्षेत्र पे पड़ा। और असंगठित क्षेत्र पे जो असर पड़ा उसी की वजह से आपने देखा इतना पलायन हुआ, जो मतलब और किसी G20 देश में आपको नहीं दिखा कि करोड़ों लोग शहर से गांव मतलब इतनी भरी गर्मी में बिना खाना पीना लिए वो वापस जा रहे थे। तो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट जबरदस्त हुई, और उसके कंपैरिजन में अब यह उछाल आया है। तो अभी भी हम 2019 का जो प्री कोविड लेवल है उसके करीब करीब बराबर पहुंचे हैं ऑफिशियली। पर मेरा मानना है कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वार्टरली डेटा आता है उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अलग से नहीं लिए जाते हैं। उसमें ये माना जाता है कि हम पिछले साल के आंकड़ों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगले साल। अब जब इतना बड़ा क्राइसिस आया तो हम पिछले साल के आंकड़ों को अगले साल कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम कृषि में मान लेते हैं क्वार्टरली डेटा में कि जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल हो गया, जबकि अभी हमारा टारगेट कैसे फुलफिल हुआ, जबकि अगर आप देखें जो डेटा अभी आया है वो बताता है कि एग्रीकल्चर में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, 4-4.5% की ग्रोथ हुई है। लेकिन हमें पता है कि गर्मी जल्दी आ गई थी मार्च अप्रैल में, गेहूं की फसल कम हो गई, जो आपके सिट्रस फ्रूट हैं, जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनकी फसल कम हो गई। तो ये बार बार ये होता है कि हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ को टारगेट के हिसाब से बता देते हैं कि टारगेट फुलफिल हो गया। टारगेट फुलफिल हुआ या नहीं हुआ उसका अभी आपने देखा कि जो क्योंकि ईस्ट इंडिया में पूर्वी भारत में बारिश कम हुई है, तो चावल में जो फसल आएगी वो कम होगी क्योंकि एकरेज कम हो गया जिसमें वो जो फसल बोई गई है। तो कृषि में भी जो मुझे लगता है गिरावट होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसके जो करीब 39 सब सेक्टर्स हैं उनमें से 27 को हम मेजर करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के आधार पे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो बढ़ रहा है पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिर रहा है। तो हम जो गिरता हुआ सेक्टर है उसको बढ़ते हुए सेक्टर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको जो करेक्ट करें, जो मैंने अपने हिंदू के आर्टिकल में 2.5 महीने पहले लिखा था, तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 7-7.5% की जगह 1% है करीब। और अगर हम सही मायने में देखें, कृषि में भी एडजस्ट कर दें, तो इस समय हमारा 0% ग्रोथ रेट है या नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम 5वें पायदान की जगह हम 7वें पायदान पे पहुंच गए हैं, क्योंकि बाकी जो और देश हैं वहां पे ग्रोथ चल रही है। फ्रांस में है जिसको हमने पीछे छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं, पर ऐसा सच्चाई नहीं है। दूसरी बात है कि IMF ने भी ये आंकड़ा दिया है। तो लोग कहते हैं इंटरनेशनल एजेंसी ने सपोर्ट किया है सरकार को। तो IMF जो है या ADB है या वर्ल्ड बैंक, वो कोई डेटा गैदरिंग एजेंसी नहीं है। डेटा तो वो सरकारी लेते हैं, जो सरकार का डेटा है उसी के आधार पे वो करते हैं। तो जो गलती सरकार के डेटा में है वही IMF के डेटा में गलती है, वही जो मूडीज के डेटा में गलती है, वही वर्ल्ड बैंक के डेटा में गलती है। तो कोई भी इनमें से असंगठित क्षेत्र को इंडिपेंडेंटली नहीं मेजर करके उसको GDP में जोड़ रहा है। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो पैंडेमिक का असर हुआ, और पैंडेमिक से पहले उसके नोटबंदी का असर हुआ, फिर GST का असर हुआ, क्योंकि GST स्ट्रक्चरली गलत है। GST से बाहर रखा गया है असंगठित क्षेत्र को, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा असर उसका असंगठित क्षेत्र पे पड़ा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र उससे डील नहीं कर पा रहा। और उसका एविडेंस ये है कि अगर आप देखें तो ई-कॉमर्स की तरफ लोग गए हैं, और जो नेबरहुड स्टोर है वहां से जब परचेज कम हो गया है, तो जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे डिमांड कम हो गई और डिमांड चली गई ई-कॉमर्स में। उसी तरह अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट आई 2.5 महीने पहले, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो छोटी इकाई है उससे डील नहीं कर पा रही, तो FMCG की डिमांड उधर चली गई, कपड़ों की डिमांड है, फिर आपके लेदर गुड्स की है, बाकी जो प्रेशर कुकर की है, तो इन सब चीजों की डिमांड वहां चली गई है। तो इसलिए हमारा क्षेत्र में RBI का डेटा बताता है कि 20-24% उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उनका प्रॉफिट तब बढ़ रहा है जबकि इकोनॉमी जो हमारी स्टैग्नेंट है, जब बढ़ नहीं रही है। तो वो जब बढ़ रहा है और इकोनॉमी स्टैग्नेंट है तो कोई तो सेक्टर गिर रहा है ना, तभी तो वो बढ़ रहा है और इकोनॉमी में जब बढ़त नहीं है। तो वो कौन सा सेक्टर? वो असंगठित क्षेत्र है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो GDP का डेटा है वो गलत है, वो सही नहीं है।
और हम गलत डेटा के आधार पे कह रहे हैं कि अब हम 5वें पायदान पे आ गए हैं, जबकि मेरा मानना है कि हम पीछे जा रहे हैं। हम पांचवें नहीं, छठे पे थे, अब 7वें पे चले गए। प्रोफेसर साहब, अभी मैंने हिंदुस्तान की वेबसाइट के ऊपर आपका लेख पढ़ा, तो उसमें आपने कम से कम इतना माना है कि भारत में उपभोग बढ़ा है। तो जब उपभोग बढ़ा है तो वो अपने आप में एक सूचक होता है कि भाई अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में कुछ खुशहाली पैदा हो रही है। उपभोग बढ़ा है तो लोगों के पास कुछ आमदनी थी, इसको वो खर्च कर रहे हैं। अगर वो खर्च करेंगे तो पैसा मार्केट में आएगा, चीजें बिकेंगी तो नई चीजें बनेंगी, फैक्ट्रियां भी चलेंगी। तो ये एक चक्र है जो हमारी ऐसे अर्थव्यवस्था के बारे में जो मोटी समझ रखने वाले लोग हैं, वो उसको इस तरीके से देखते हैं। जब आप कह रहे हैं कि उपभोग बढ़ा है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, ये भी जो उपभोग का जो डेटा है, जो उसमें आर्टिकल इतना लंबा नहीं था कि उसको से हम एक्सप्लेन कर पाते, पर देखिए जब जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तो उपभोग का भी डेटा भी गलत है और इन्वेस्टमेंट का डेटा भी गलत है। तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो हमारा ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके आधार पे हम देखें तो उपभोग बढ़ा है, पर लेकिन अगर हम जो असंगठित क्षेत्र को जो फैक्टर इन करें तो वो नहीं हुआ। और उसका एविडेंस आप देखिए कि आरबीआई का जो डेटा आता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आता है, इन्वेस्टमेंट का डेटा आता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा आता है। तो जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया अभी लेटेस्ट, वो दिखा रहा है कि हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 74 के लेवल पे है, जबकि जो पैंडेमिक के पहले जनवरी 2020 में वो 104 की लेवल पे था। तो अभी भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो हमारा असली में बढ़ा नहीं। और ये आरबीआई का डेटा तो संगठित क्षेत्र का डेटा है, इसमें असंगठित क्षेत्र तो आता ही नहीं है। तो संगठित क्षेत्र में भी अगर आप आरबीआई डेटा के हिसाब से चलें और ये ना देखें कि आपका जो जीडीपी का डेटा है जो सरकार दे रही है, तो आरबीआई के डेटा के मुताबिक भी आपका जो कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस संगठित क्षेत्र में नहीं बढ़ पाया है। तो असंगठित क्षेत्र का तो छोड़ दीजिए, उसका तो डेटा है ही नहीं। और इसमें आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि अगर जो कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे जो डिमांड बढ़ेगी तो उससे फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, है ना, फिर ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे अगर कंजम्पशन कम है तो उसके वजह से हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अभी 72-74 की लेवल पे। नया इन्वेस्टमेंट तब होता है जब आप 85-90 की लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं कारें उत्पादन कर रहा हूं और मैं 100 कारों का उत्पादन का मेरी कैपेसिटी है और मेरी सिर्फ 72 कारें बिक रही हैं, तो मैं 110 की कार की कैपेसिटी क्यों क्रिएट करूंगा? मेरा तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप अगर देखें तो 72-74 के लेवल पे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी आया है, और वो भी मतलब 85-90 होगा तब जाके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से इन्वेस्टमेंट तेज होगा। तो ना तो हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि चीजें सुधार पे हैं, ना हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डेटा दिखा रहा है। और जो सरकार के जो डेटा जो ऑफिशियल डेटा आते हैं उसमें कंजम्पशन को बढ़ा दिखा देते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि जीडीपी तो इन सब का जोड़ है। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है और ये सब घट रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए वो कंजम्पशन भी बढ़ा दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिखाएंगे। तो वो मेरा मानना है कि जब जीडीपी का डेटा गलत है तो वो सारा डेटा भी गलत है। पर जो मेरा हिंदुस्तान का लेख था उसमें मैंने ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पे कहा कि ऑफिशियली अब लग रहा है कि जो कंजम्पशन है, अभी तक तो जो कंजम्पशन का डेटा था वो 2019 की लेवल से कम था, अब वो ज्यादा दिख रहा है ऑफिशियली। अच्छा, ये एक बात ये समझ में नहीं आती कि अगर अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि नहीं, अर्थव्यवस्था तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वो मात दे रही है, तो ऐसी स्थिति में ये कहने का फिर फायदा क्या है? इस कहने से सरकार क्या दावा करना चाहती है? क्योंकि जब से ये खबर छपी है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, उसके बाद से तमाम अर्थशास्त्रियों के अखबारों के संपादकीय पृष्ठों पर लंबे लंबे आर्टिकल छप रहे हैं। इसमें भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार भी हैं जो अब आजकल शायद विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में चले गए हैं, और वो सब कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो बहुत ही रेजिलिएंट है और वो दिखा रही है कि अपना तेवर दिखा रही है। अब तो बड़ी तारीफें हो रही हैं चारों तरफ से, और ऐसा उनकी बातों पे अगर यकीन किया जाए कि वो भी सब बहुत ज्यादा आंकड़े पेश करते हैं और तरह तरह के तर्क पेश करते हैं और ऐसे ऐसे जटिल किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि साधारण व्यक्ति को लगता है, साधारण पाठक को लगता है कि अरे भाई कुछ ना कुछ तो भारत की अर्थव्यवस्था कोई तीर जरूर मार रही है। तो और जमीन तो मान लीजिए पीछे जा रही है अर्थव्यवस्था। तो ऐसी स्थिति में जो लोग
बड़े बड़े पूंजीपति घराने हैं, या मान लीजिए छोटे उद्यमी हैं या मझोले उद्यमी हैं, ये सब जो जो आंकड़ा प्रबंधन हो रहा है, जो डेटा का जो फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़ा को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जब जब आर्थिक चैनल हैं उनके ऊपर जब उनके नुमाइंदे आते हैं तो वो भी सब सरकार की तारीफें किए जाते हैं। मैंने तो कभी भी किसी को सरकार की कोई आलोचना करते सुना ही नहीं। तो देखिए, वो तो आपने जैसे अर्थशास्त्री आते हैं तब जरूर कुछ थोड़ी बहुत आलोचना सुनी जाती है, वरना आमतौर पर सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की विरुद्धावलियां ही टीवी पर गाई जाती हैं और अखबारों में भी गाई जा रही हैं। तो वो तो जैसे आपने शुरू में कहा कि सरकार का जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। दूसरी बात ये कि जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ न सरकार का ध्यान है और न ही हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका ध्यान है। वो लोग भी सरकार के डेटा के आधार पे अपना जो टिप्पणी दे देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि IMF एक अलग से डेटा नहीं इकट्ठा करता, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो अलग से डेटा नहीं इकट्ठा करते, वो तो विश्लेषण इसी पे दे देते हैं। और खासकर जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं वो सिर्फ सरकार के ही आंकड़ों पे जो अपना विश्लेषण देते हैं, वो उससे हट के नहीं दे सकते क्योंकि फिर उनके बिजनेस पे आंच आएगी। और बिजनेसमैन ने तो कहा ही है कि हम बोल नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे जो मैं बात नोटबंदी के बाद से कह रहा हूँ कि असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट गया है, वो गिरावट पे है और उसका हमें एडजस्टमेंट GDP में करना चाहिए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि और नहीं तो 5-7 इकोनॉमिस्ट हैं और वो बैंक वाले भी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा इसमें नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। और देखिए, अगर हम अपने इसको विश्लेषण देखें तो जो अब ऊपर का तबका है, जो हम कहें कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जो संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसको फायदा हो रहा है क्योंकि संगठित क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि जो RBI का डेटा दिखाता है कि 20 से 24% की जो प्रॉफिट में बढ़त है हमारे संगठित क्षेत्र में, तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका जो हिस्सा एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच को जाता है, जो 10% लोग हैं हमारे देश के। तो इसलिए वहाँ पे जो एक हवा बन रही है वो ये कि अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा कर रही है, उनको स्टॉक मार्केट में भी फायदा हुआ, उनकी आमदनी भी नहीं कम हुई। ये तो हमारे जो 94% असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पे परेशानी है। और अभी ई श्रम पोर्टल का डेटा आया, ई श्रम पोर्टल में अभी 27.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उसका जो डेटा आया तो उसमें बताया कि 94% लोग कह रहे हैं कि हमारी आमदनी 10,000 रुपये प्रति माह से कम है। और अगर आप ये देखें 2018 का जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली का आया, वो जो पैंडेमिक के पहले सर्वे आया, उसमें ये पता लगता है कि 90% परिवार दिल्ली के 25,000 रुपये से कम खर्च करते हैं प्रति माह, और 98% जो परिवार हैं दिल्ली के वो 50,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च करते हैं। अब हमारी जो दिल्ली है उसकी प्रति व्यक्ति आय ऑल इंडिया प्रति व्यक्ति आय से 2.5-3 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इसको 2.5 से भाग दे दें तो ये होगा कि ऑल इंडिया लेवल पे 90% परिवार 10,000 रुपये से कम खर्च करते हैं और 98% परिवार 20,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। जो इनके बारे में डेटा है वो तो डेटा आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो आता है संगठित क्षेत्र से, और खासकर क्वार्टरली डेटा। क्वार्टरली डेटा में तो ये बल्कि होता है कि 300-400 जो कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां हैं जिनका रिजल्ट आता है उन्हीं के आधार पे हो जाता है। फिर टैक्स का डेटा होता है। अब जैसे GST में बढ़त हुई है, इनकम टैक्स में बढ़त हुई है, तो GST कौन देता है? वो संगठित क्षेत्र देता है। जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? वो संगठित क्षेत्र देता है। तो जो ये बढ़त आई है हमारे GST कलेक्शन में और जो इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेट टैक्स में, वो दिखाता है कि संगठित क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है। तो जितना अच्छा संगठित क्षेत्र कर रहा है उतना ही असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। जितनी बढ़त जो संगठित क्षेत्र की है उतनी ही गिरावट है असंगठित क्षेत्र में। तो ये मेरा ये अक्सर मैंने कहता हूं कि हमने इनविजिबलाइज कर दिया असंगठित क्षेत्र को, ना तो डेटा में आ रहा है ना पॉलिसी में आ रहा है। जो पॉलिसी जो लगाई गई नोटबंदी की, GST की, जो हमारा अभी जो लॉकडाउन एकदम सडनली हुआ, उसने किस पे असर डाला? ये असंगठित क्षेत्र पे। और अगर आप इसको देखें तो हमारे देश में 6,000 बड़े यूनिट्स हैं, 6 लाख छोटे और मझौले यूनिट्स हैं जिनको हम स्मॉल और मीडियम कहते हैं, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। तो MSME सेक्टर जिसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बोलते हैं, उसमें 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं और उसका 1% जो है 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं।
और 97.5% जो रोजगार है एमएसएमई का वो माइक्रो यूनिट्स में है, और माइक्रो यूनिट्स ही सब ज्यादा पिटे हैं, और उसके डेटा नहीं है उसके बारे में जो सरकार के पास, और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि एमएसएमई की जो नीति है उसका फायदा स्मॉल और मीडियम ले जाते हैं, बल्कि मीडियम ज्यादा लेते हैं, स्मॉल को भी कम मिलता है और माइक्रो को बिल्कुल नहीं मिलता। तो माइक्रो को रिवाइव नहीं हो रहा, स्मॉल में परेशानी है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसकी तरफ जो हमारे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं या और लोग हैं वो ध्यान नहीं देते, पर सरकार को एक मौका मिल जाता है कि उससे हेडलाइन बनाने का, उससे वाहवाही लेने का कि ये चीजें सब सही हो रही हैं और सब कुछ ठीक है और घबराने की बात नहीं। लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही हैं, अगर आप देखें ग्राउंड से रिपोर्ट परेशानी की, वो चाहे हमारे कृषक हों, वो चाहे हमारे वर्कर्स हों, वो चाहे जो स्लम्स में वर्कर्स हों, वो सब परेशान है, यूथ परेशान है। जो बेरोजगारी के जो आलम है कि मतलब जो सरकार ने बताया कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया सरकारी नौकरियों के लिए, उसमें सिर्फ 7.5 लाख लोगों को काम मिला सरकारी नौकरी में। उसी तरह आप देखें कि जैसे कि रेलवेज के जो भर्ती के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था 2019 में, और जो रोजगार मिलना था 35,000 लोगों को। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो यूथ है वो हताशा और निराशा का शिकार है, क्योंकि उसको फ्यूचर कोई क्लियर नहीं दिख रहा है, और उसको कोई जॉब जो है वो अपनी स्किल के बराबर नहीं मिल रहा। वो उसने बीटेक एमटेक भी कर लिया, लेकिन वो अप्लाई कर रहा है पियोन की नौकरी के लिए, जो पीएचडी भी है वो भी एक पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जो स्किल लेवल के हिसाब से उसको जो काम मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो कहीं नहीं मिल नहीं रही है। तो ये सब दिखा रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो बेरोजगारी है, जो हमारा इन्फ्लेशन है, जिससे कि असंगठित क्षेत्र पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, उनकी हालत बहुत खराब है, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं है सरकार या मीडिया या जो इकोनॉमिस्ट का। देखिए, आपने जो चित्र खींचा है उसके लिहाज से तो भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक उत्पादन और उपभोग की जो दुनिया है, रोजगार की और आमदनी की जो दुनिया है, उसके अंदर मैं मान के चलता हूं इस चित्र के हिसाब से एक हाहाकार मचा हुआ है, या हाहाकार मचने की तरफ वो जा रही है। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि इसकी कोई राजनीतिक अभिव्यक्ति होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है कहीं। और जब लंबे अरसे से हो रहा है, एक पूरी बात मैं करूं, ये सब लंबे अरसे से हो रहा है, तो पहला एक प्रश्न ये है कि इसकी कोई राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं दिखाई पड़ती है, और सरकार बड़े आराम से ये डेटा का फर्जीवाड़ा चला रही है और वाहवाही लूट रही है फर्जी किस्म की। लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर झूठ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि दरअसल लोगों को तो पता है ना कि उनकी आमदनी क्या है। उनकी आमदनी, सरकार भले ही आंकड़ों में कुछ बढ़ा दे, लेकिन आमदनी तो उनकी नहीं बढ़ रही है वास्तव में, तो लोगों को तो पता है। और आम लोग ये सब हेडलाइंस वगैरह देखते भी नहीं है, गरीब लोग इस फर्जीवाड़े से वो सीधे सीधे कोई प्रचार से प्रभावित भी नहीं है। तो पहला मेरा सवाल ये है कि इस सब से दरअसल सरकार कितने दिनों तक इस प्रकार का प्रबंधन करके अपना राजनीतिक काम चला सकती है, कब तक इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं होगी, नंबर एक बात। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल है, पिछले दिनों जो खबर आई वो ये आई कि गौतम अदानी का जो घराना है, उद्योगपति घराना है, वो दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं। उसके बाद में सब अखबारों में ये खबर छपने लगी कि भाई गौतम अदानी किस तरीके से इतनी तेजी के साथ बढ़े, और उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने जो वृद्धि दिखाई थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद में गौतम अदानी के ऊपर जो कर्जा है उसकी चर्चा शुरू हो गई। फिर एक खबर ये भी आई कि वो उस कर्जे को किस तरीके से संभाल रहे हैं। तो अगर ये दो अलग अलग बातें हैं, हालांकि एक दूसरे से सीधी सीधी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखने के लिए अगर हम एक रूपक के तौर पे देखें तो इन दोनों बातों पे हमें गौर करना चाहिए कि आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कब तक सरकार का राजनीतिक मंतव्य पूरा करता रहेगा, नंबर एक। नंबर दो, गौतम अदानी की संपत्ति में जो अनाप शनाप बढ़ोतरी हुई है उसका रहस्य क्या है? तो देखिए, जब आदमी वोट करने जाता है तो वो किसी एक मुद्दे पर वोट नहीं करता है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं उसके दिमाग में। और ये पॉलिटिकल एक जो आपने जैसे शुरू में कहा कि पॉलिटिकली मैनेज हो रहा है कि कौन से इशू पे लोगों को हम उकसाएं, किस इशू पे वो अपना ध्यान करें। तो आपने देखा जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी का तो खुले तौर पे सबको पता है कि बहुत ज़्यादा असर हुआ। और जब जर्नलिस्ट लोग, जैसे मेरी पत्नी जो जर्नलिस्ट हैं, वो गई यूपी में टूर किया, तो सबने कहा कि बहुत खराब असर हुआ। हाँ? लेकिन अमीर को भी
असर हुआ। तो ये हालांकि सही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नोट वापस आ गए, जिसके पास भी जो नोटों में काला धन था उसने वापस कर लिया। लेकिन जनता में ये जब बात फैला दी गई कि इसका असर तो अमीर के ऊपर हुआ, उसकी जो काली संपत्ति है उसके ऊपर असर हुआ, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर बुरा असर हुआ, लेकिन उनके ऊपर हुआ तो लोग उससे खुश थे। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। तो जो पॉलिटिक्स है उसने इकोनॉमिक्स को ट्रम्प कर दिया। हालांकि लोगों के ऊपर बुरा असर बहुत ज्यादा हुआ। मतलब ये आप देखिए, नवंबर में शुरू हुआ, पर अप्रैल मई तक भी नोटों की कमी रूरल एरिया में और छोटे शहरों में बहुत ज्यादा थी। वहां पे उत्पादन पे असर पड़ा, तरह तरह से असर पड़ा। लेकिन जब वोट हुआ तो वोट में उसका कोई असर नहीं नजर आया, और सरकार जो मतलब रूलिंग पार्टी आज है वो जीत गई। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि 2019 में ऐसा लग रहा था कि सरकार के जो परफॉर्मेंस की वजह से वो चाहे नोटबंदी हो चाहे बाकी और हो, उसकी वजह से उसके ऊपर असर पड़ेगा, हमारे जो वोट हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बालाकोट और जो इस सब का सारा जब वो एक इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से वोट एकदम से बदल गया। उस समय मैंने तो बजट के समय पे एक दो जो स्पोक्स पर्सन थे बीजेपी के, वो मेरे साथ स्टूडियो में थे, उनसे जब पूछा था 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ उसके बाद जो डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमारी हालत बहुत खराब है। और वो हालत फरवरी में बदल गई जब ये बालाकोट वगैरह का सिलसिला हुआ। तो ये एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। और देखिए, गरीबी कोई पहली बार तो भारत में आई नहीं, गरीबी तो परसिस्ट कर रही है। गरीब कभी उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाता जिस प्रकार से कि हम सोचते हैं कि गरीब रिएक्ट करेगा। वो किस विषयों पे रिएक्ट करेगा, कहाँ पे रिएक्ट करेगा। और बीजेपी ने एक अच्छा वो अपना कदम उठाया कि उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए हैं, जो लोगों से वास्ता रखते हैं, लोगों के पास आते जाते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार की नीतियां ये हैं। तो बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह का कोई संगठन नहीं बचा है जिससे कि वो अपने बात को या काउंटर फैक्ट्स को रख पाएं, आदमी को समझा पाएं कि एक्चुअल में वास्तविकता क्या है। और जो प्रोमिसेस हैं, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों के हों, वो चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल के हों, बाकी अर्थव्यवस्था में खुशहाली के हों, वो जो बातें हैं उनको वो बात बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए यानी कि जैसे कि यूथ भी है, यूथ को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा कि 2 करोड़ नौकरियां बनेंगी, लेकिन नहीं बनी। फिर भी जो एस्पिरेशनल यूथ है उसमें भी बहुत ज़्यादा आप देखें तो जो बीजेपी का असर है कि उनकी जो बात है वो उन तक पहुंच गई कि नहीं नहीं सब ठीक हो रहा है और ये सब तो अभी का टेम्पररी चीज़ है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऑपोजिशन का फेलियर भी बहुत बड़ा है। ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनके ग्राउंड पे वो उनकी पकड़ नहीं है जो होनी ज़रूरी है अगर बीजेपी को काउंटर करना है, अगर जो काउंटर फैक्चुअल्स वहाँ तक पहुँचाने हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है कि किस प्रकार से वोटिंग होती है। ऑपोजिशन पार्टी जहाँ पे इस समय डर बिठा दिया गया है या एक समझिए कि उनको डरा दिया गया है, तो उसका भी असर है। और जो गौतम अडानी जी की बात आपने की, तो देखिए क्रोनी कैपिटलिज्म भारत में बहुत पुराना है। क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए बिजनेस हाउसेज ने बहुत फ़ायदा उठाया है, साठगांठ किया है। अंबानी का भी जो राइज है 70s और 80s में, उसके पीछे भी उस समय की स्टोरीज जो हैं उससे अगर आप देखें तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक हिस्सा था। जिस प्रकार से वो तेजी से आगे बढ़े, वो कहाँ कहाँ से कैपिटल उन्होंने इकट्ठा किया और फिर वो आगे बढ़े। तो अभी जो फेवर्ड कैपिटलिस्ट हैं उनमें आपने अडानी जी का नाम लिया। अब उनको मतलब सब तरह के चीज़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तेजी से आगे बढ़े, वो चाहे पोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके रोड्स हैं, वो चाहे आपके एयरपोर्ट्स हैं, सब में अभी बल्कि सीमेंट में भी आप देखें तो उन्होंने सीमेंट प्लांट्स वगैरह भी खरीद लिए हैं। तो वो हर क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, वो चाहे सोलर हो चाहे जो पावर का हो, वो सब क्षेत्र में उनको जो प्रेफरेंस मिल रहा है। और ये सिग्नल जाता है दूसरे बिजनेसमैन को। जैसे कि बम्बई का एयरपोर्ट जब बिका अडानी के पास, तो उसके पहले जो पहले ओनर थे उन पे ईडी की रेड हो रही थी। तो इसलिए लगता है कि वो रेड का इस्तेमाल करके उनको डरा के और फिर वो किया। तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है उसमें जो साठगांठ होती है जो बिजनेसमैन की और जो सत्ता में लोग होते हैं, उसके जरिए आप बहुत सारा एसेट इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे आपने सही कहा
कि उन्होंने बहुत सारा लोन लिया, जिसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं। वो गियरिंग रेशियो जब ज़्यादा हो जाता है तो एक खतरा होता है कि अगर डाउन टर्न आया तो एकदम से कोलैप्स हो जाएगा। अब वो गियरिंग रेशियो को भी कंट्रोल कर लिया उन्होंने, किस प्रकार से कि बाहर से कैपिटल ले आ रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले भी जो वो देखते हैं कि अगर आपकी सरकार से सांठगांठ अच्छी है तो आपको जो आंच नहीं आएगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो जब आपका बाहर से कैपिटल आ गया तो फिर आपका गियरिंग रेशियो भी कम हो जाएगा। जो पहले था कि 7 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है आपने जो बोरो किया है जितना कैपिटल है उसके, जबकि गियरिंग रेशियो 2, 2.5, 3 होना चाहिए, तो वो उसको नीचे ला रहे हैं क्योंकि उनकी सांठगांठ की वजह से फॉरेन कैपिटल भी अब देखता है कि उनका जो मतलब अच्छा चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो इसी प्रकार से होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न अच्छा आएगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, और क्रोनी कैपिटलिज्म होने के चलते हुए वो होगा। तो सवाल ये है कि ये कितने दिन और चल सकता है, जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ये मतलब एकदम चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो सरकार है वो भी एक मैंने सुना था कि उसकी भी एक ये है कि हमारे कुछ जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इतने बड़े होंगे, वो ग्लोबल चैलेंज ले पाए, मतलब वो ग्लोबल एमएनसीज के बराबर के हो जाएं। जिस तरह से कोरिया में दाइवू और ये सब हो गए थे बड़े बड़े चाय बॉल्स, और उसी तरह जापान में, तो ये एक अटेम्प्ट है इस सरकार का कि इस तरह के बड़े बड़े वो बिजनेसेस हो जाएं जो ग्लोबल चैलेंज को फुलफिल करें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हो रहा है इससे जो असमानता देश में बढ़ रही है उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि डिमांड पे असर जब पड़ेगा तो डिमांड पे जब असर पड़ेगा तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। और हमने देखा पैंडेमिक के पहले ही ये असमानता जो बढ़ रही थी उससे जो मास लेवल की डिमांड है वो कम हो जाती है, और जब मास लेवल की डिमांड कम हो जाती है तो ऑफिशियल आंकड़े अगर हम 1 मिनट को मान लें कि वो सही हैं तो 2017-18 के Q4 में जो 8% की ग्रोथ रेट थी वो 2020 के जो लास्ट क्वार्टर में वो 3.1% हो गई थी। तो ग्रोथ रेट तो गिर ही रही थी पहले, वो ग्रोथ रेट जब गिरेगी तो हमारा जो ग्रोथ मतलब जो बिजनेस का ग्रोथ है वो भी कम होगा। और दूसरा, इससे क्रोनी कैपिटलिज्म से होता क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि जब ये होता है कि भाई आप जो क्रोनी को फेवर करेंगे तो दूसरे जो बिजनेसमैन है उनको खतरा रहता है कि भाई कल मुझे भी एक्वायर कर लिया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा तो उससे भी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो कई तरहों से मुझे लगता है कि ये जो आज की जो नीति है उसके चलते हुए उसमें ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तीसरी बात ये कि हमारी जो नीतियां हैं उनको आज सप्लाई साइड नीतियां बोलते हैं। तो सप्लाई साइड नीति का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था में। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि आप बिजनेसमैन को ज्यादा कंसेशन दे रहे हैं। जैसे कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काट दिया 2019 में, उससे 1.6 लाख करोड़ हमारे बजट में कम पैसा आया, तो हमारा डेफिसिट बढ़ गया। तो हमारी जो हालत थी पैंडेमिक के पहले वही पहले ही खराब हो गई थी, है ना, पैंडेमिक से तो और ज्यादा खराब हो गई। तो उसी तरह जो आपने देखा आत्मनिर्भर भारत पैकेज है जो मई 2020 में अनाउंस हुआ 22 लाख करोड़ रुपए का, वो भी एक सप्लाई साइड पैकेज है। उसी के चलते हुए लेबर कोड का इंट्रोडक्शन, जो 3 फार्म बिल्स का इंट्रोडक्शन, जो बाकी और कंसेशंस हैं उसमें क्रेडिट में कंसेशन, वो सारा बिजनेस को कंसेशन है। लेकिन जो कंपोनेंट होना चाहिए था डिमांड बढ़ाने का, जो गरीब आदमी को देने का, जिनकी नौकरी चली गई, उनके लिए सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए था, यानी जीडीपी का 1.5-2% ही था। तो जो बाकी और देश है G20 के, वहां पे जैसे अमेरिका में उनके जब $25 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दे दिया। ट्रम्प साहब ने $2 ट्रिलियन दे दिया, जाने के पहले 900 बिलियन का दे दिया, फिर बाइडेन साहब ने आगे $2 ट्रिलियन और दे दिया। तो जबरदस्त पैकेज, तो वहां पे ग्रोथ रेट जल्दी पिकअप हो गई। हमारे यहाँ ग्रोथ रेट उस तरह से पिकअप नहीं हुई क्योंकि गरीब के हाथ में पैसा नहीं है। जब डिमांड उतनी नहीं होगी तो ग्रोथ रेट भी कम होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमी जो होती है वो तब काम होती है जब डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट काट दिया तो सोचा गया था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के पास डिमांड कम थी तो उन्होंने अपना डेट को खत्म कर दिया, न कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो इसलिए ग्रोथ नहीं पिकअप की। तो वही अब हाल है कि अगर हम अभी जो सप्लाई साइड नीतियां करेंगे, डिमांड हमारी बढ़ नहीं रही, असमानता बढ़ रही है, लोगों की हालत जो असंगठित क्षेत्र में उनकी खराब हो रही है, तो उसका असर ये होगा कि फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिर नहीं बढ़ेगा। तो 2012 में जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट 36% था वो गिर के 30% हो गया था। तो जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा तब तक ये हमारे ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब सरकार कह रही है कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है टोटल इन्वेस्टमेंट का? 5% है। तो उससे तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट कवर नहीं होगा ना, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो सरकार की नीतियां हैं, मुझे लगता है कि हमें क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। वो क्राइसिस धीरे धीरे और बढ़ेगा। सरकार जब तक अपनी नीतियां नहीं बदलती है, क्राइसिस बढ़ेगा। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम माइक्रो सेक्टर की तरफ, वर्कर्स की तरफ, जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी तरफ, जो यूथ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये चीजें सुधरने वाली नहीं है। प्रोफेसर साहब, ये जो गौतम अदानी वाला प्रश्न हमने पूछा, एक सवाल और संतोष जी बहुत महत्वपूर्ण, जो गौतम अदानी वाला सवाल मैंने पूछा, तो उसके पीछे श्रीलंका में जिस प्रकार का संकट आया था, उस पर सोशल मीडिया में सरकार के आलोचकों के बीच जो चर्चा हुई थी उसका परिप्रेक्ष्य था। जब श्रीलंका में वो खौफनाक संकट आया जिसमें पूरा श्रीलंका आर्थिक रूप से तबाह हो गया और अर्थव्यवस्था को दिवालिया घोषित कर दिया गया, और उसमें एक तरह से जनता ने तत्कालीन शासकों के खिलाफ बगावती कर दी। हालांकि उसका कोई खास नतीजा वहां नहीं निकला, वो लोग भ्रष्ट थे, उन्हीं को दोबारा फिर सत्ता सौंप दी गई, वो एक अलग पहलू है। तो भारत के बारे में इस तरह के अंदाजे लगाए जाने लगे कि गौतम अदानी के ऊपर इतना जबरदस्त कर्ज है, अगर इनका शीराजा बिखरता है, अगर इनका ताश का महल गिरता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी कहीं श्रीलंका ऐसे संकट की शिकार ना हो जाए। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उससे लगता यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रीलंका ऐसे संकट की शिकार होने से खासी दूर है। तो क्या मेरा ये अवलोकन जो है सही है क्या? जी हाँ, देखिए ऐसा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक छोटी अर्थव्यवस्था है, वो हमारे एक छोटे प्रांत के बराबर है। और अर्थव्यवस्था क्योंकि बहुत बड़ी है, यहाँ पे हम वो सब उत्पादन कर सकते हैं जो श्रीलंका नहीं कर सकता है। खाने पीने की वस्तुओं का हमारा भंडार अच्छा था, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की वजह से प्रोडक्शन गिर गया, और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम था, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज आता था रेमिटेंसेस से आता था, और जो उनका टूरिज्म का जो है जो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुआ जब वहाँ पे जो ये संकट आया जब पैंडेमिक का, तो उसकी वजह से वो कमी हो गई। फिर गोटाबाया राजपक्षा जब आए तो उन्होंने टैक्स काट दिया, उसकी वजह से उनके डेफिसिट बहुत हो गया था। तो वो सारी समस्या हमारी नहीं है। हमारा अभी भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व $560 बिलियन है, तो $640 बिलियन से $80 बिलियन कम तो हुआ है, लेकिन $540 बिलियन है जिससे अभी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो अडानी साहब हैं वो मतलब अभी भी इतने बड़े हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि अगर अडानी साहब डूब जाएंगे तो सारा का सारा बिजनेस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डूब जाएगा। तो वो जो श्रीलंका वाली स्थिति है, वो मैं बार बार कहा है पिछले 4-5 महीनों में कि वो स्थिति अभी भारत की नहीं है। पर हाँ, क्राइसिस बढ़ रहा है। क्राइसिस ये है कि आम आदमी परेशान है, आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सुधार के रास्ते पे नहीं जाएगी जब तक हम सप्लाई साइड नीतियों का अपनाते रहेंगे। और इसका मैं उदाहरण ये देता हूँ कि अगर आपका घर जल रहा है और कोई आपको कहे कि अच्छा हम दमकल घर आपके घर के बगल में बना देंगे, तो उसमें तो 3 साल लग जाएंगे, तब तक तो घर जल जाएगा। तो पानी तो आज फेंकने की जरूरत है, न कि आप ये कहें कि हम दमकल घर आपके यहाँ बना दें। तो सप्लाई साइड नीतियां जो है वो इसी प्रकार की हैं कि वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज हैं, पर शॉर्ट टर्म में जो डिमांड की समस्या है उसको वो डील नहीं करती हैं। तो इसलिए जो ये परेशानी है वो ये बढ़ती चली जाएगी। और मुझे लगता है जो इंस्टेबिलिटी है हमारे देश में, वो चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चाहे सोशल इंस्टेबिलिटी, चाहे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये तीनों इंस्टेबिलिटी बढ़ रही हैं। इसका असर किस समय सामने आएगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये इंस्टेबिलिटीज बढ़ती हुई दिख रही हैं। संतोष जी। हाँ अभय जी, आपके सवाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने सवाल 2 आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप प्रोफेसर साहब से पूछें। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपका नाम लिया, उसका रीजन दोनों ही वो हैं, प्रोफेसर हैं और बड़े लोग हैं देश के, लेकिन मैंने कंफ्यूजन न हो इसलिए आपसे माफी के साथ मैं पूछ रहा हूँ कि पूछिए प्रोफेसर अरुण जी से कि देश की जो बैंकिंग से, जो बैंक जिस तरह से बिक रहे हैं और सरकारी बैंक जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, क्या वो किसान और गरीब लोग जो पहले बैंक से कोई आशा रखते थे, क्या उनकी उसका कोई अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा बैंकों के बंद होने का, या विदेशी बैंकों के हाथों में विदेशी लोगों के हाथ में जाने का? एक और दूसरा, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई खतरनाक असर पड़ेगा? ये भारतीय अर्थव्यवस्था इसको भी ले जाएगी।
जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बारे में आपने कहा कि हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम उसको झेल सकते हैं। अभय जी। अरुण जी, आपने सवाल तो संतोष जी के सुन लिए होंगे। जी हाँ। हाँ, तो अगर आप चाहें तो मैं इनको दोहरा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपने सुन लिए हैं, तो आप जी हाँ, इनके ऊपर अपना जवाब दे सकते हैं। हाँ हाँ। तो जो बैंकिंग की बात है, वो तो आपको पता है कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद उसका स्प्रेड बहुत बढ़ा, और खासकर जो खेती है वहाँ पे भी लोन मिलना हुआ, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है उसमें क्रेडिट की आवश्यकता काफ़ी होती है। तो स्प्रेड भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, और ये जो पहले जो प्राइवेट बैंक थे वो एक कॉन्ग्लोमरेट चलाते थे, तो कॉन्ग्लोमरेट में ही वो लोन देते थे, बाकियों को नहीं। तो लोन की उपलब्धता जो थी वो बाकी और बिजनेसेस में भी बढ़ गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो मतलब अभी पेपर आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो वो प्राइवेटाइज किसके हाथों में करेंगे? वो मल्टीनेशनल बैंक्स आएंगे या भारतीय जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो उनको खरीदेंगे? ये अभी साफ नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में ही शायद ज़्यादा ये जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आज सरकार कह रही है कि हमको अपने को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें शायद मल्टीनेशनल बैंक के हाथ में नहीं, इनके हाथ में जाए। पर इसका असर ये होगा कि जो अभी तक बैंकिंग का स्प्रेड था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और वो कम हो रहा है। 1991 के बाद जो सेमी रूरल ब्रांच हैं उनमें कमी आई है। जो क्रेडिट जो हम देते थे, जो हमारा स्ट्रेस्ड सेक्टर है, जो मतलब माइक्रो सेक्टर है, बाकी वहाँ पे भी कमी आई है। तो ये बात सही है कि प्राइवेटाइजेशन से जो सोचा गया था कि इंक्लूसिव बैंकिंग होगी उसमें कमी होगी, क्योंकि जो अभी जो जनधन अकाउंट वगैरह ज़्यादा बनाए गए वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किए, वो प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने नहीं किए, मल्टीनेशनल बैंकों ने वो नहीं किया। तो इंक्लूसिव बैंकिंग में कमी आएगी, और जो परेशानी है हमारे माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, एग्रीकल्चर की, वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये मेरा मानना है कि हो सकता है ये भी एक सोच के ये कर रहे हैं जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़े, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाने की इनकी पूरी कोशिश है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा। तो ये अभी जो इसका पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट है, मुझे लगता है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम उसको दूसरी तरह से डील कर लेंगे, हम जनता को भटकाते रहेंगे तो जो असंगठित क्षेत्र में जो परेशानी है वो हम झेल लेंगे। पर अभी कोशिश ये है कि सारा का सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो जाए, और इसीलिए डिजिटाइजेशन और इन सब की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो भी असंगठित क्षेत्र उससे डील नहीं कर पाएगा। तो अगर ये इस प्रकार से डिजिटाइजेशन भी फोर्स करेंगे और जो बाकी और जो कदम उठा रहे हैं, तो उससे असंगठित क्षेत्र ही पिटेगा, माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, और उसकी सारी की सारी डिमांड चली जाएगी। तो जैसा ये कॉलोनियल रूल में होता था कि कॉलोनीज से डिमांड जो मतलब कॉलोनाइजर है उसके पास जाती थी, तो कॉलोनाइजर जो है उसका जो डिमांड बढ़ जाती थी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता था, और कॉलोनीज में वो कम हो जाता था। तो आजकल तो हमारे पास कोई कॉलोनी नहीं है, तो जो संगठित क्षेत्र है उसके लिए एक तरह समझिए असंगठित क्षेत्र एक कॉलोनी है। तो वो कॉलोनी जो है वहां की डिमांड को कैप्चर करना, उसका जो उत्पादन है वो हमारे पास आ जाए, वो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी शायद अपनाई जा रही है। लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो मुझे लगता है कि काफ़ी भयंकर होगा। और इसी से जुड़ा हुआ है बेरोजगारी का सवाल, क्योंकि आप देखें तो संगठित क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं होता है। संगठित क्षेत्र इतना ऑटोमेटेड है कि वहाँ पे आप देखिए तो रोजगार बिल्कुल स्टैग्नेंट है। मतलब मुझे याद है कि 1991 में जब हम लोग ऑल्टरनेट बजट वगैरह बना रहे थे तो उस समय हमारा जो वर्क फोर्स था वो 250 मिलियन का था, और जो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट था वो करीब 23 मिलियन का था। तो यानी कि 23 मिलियन से अब वो हो के 31-32 मिलियन हो गया है, जबकि वर्क फोर्स 500 मिलियन हो गया है। मतलब 250 मिलियन लोग अतिरिक्त जॉब मार्केट में आ गए हैं, लेकिन उसमें से संगठित क्षेत्र के जॉब कितने बने हैं? मुश्किल से 7-8 मिलियन। तो बाकी सबको असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। और अभी जो आने वाला समय है उसमें तो टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा गजब करने वाली है। जैसे कि ऑटोनोमस कार की बात आ रही है, तो आपके ट्रक ड्राइवर और जो टैक्सी ड्राइवर हैं उन्हीं को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर जैसे कि ई कॉमर्स में डिमांड शिफ्ट हो गई है, तो नेबरहुड स्टोर जहाँ पे 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं, वो अगर आप ई कॉमर्स वगैरह में शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ तो आपके 5-6 लाख लोग ही काम कर देंगे, जो अभी जो आपके 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं।
तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है ये बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है। और यहाँ तक कि कृषि में भी इतना ऑटोमेशन हो रहा है कि वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। मतलब आप देखें तो पिछले 20 साल में जो हमारा कृषि है उसमें जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जो मतलब कि 1 यूनिट अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो कितना आपका रोजगार बढ़ा, वो 0.01 हो गया है, यानी करीब करीब 0 हो गया है। तो यानी कृषि में आपका जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, संघर्ष क्षेत्र में आपका जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, तो जो रेजिडुअल है वो हुआ जो आपका असंगठित क्षेत्र। तो वहां पे क्योंकि हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट डोल नहीं होता, तो इसलिए अगर आपका काम चला गया तो आप ये नहीं कहते कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि मुझे सही काम नहीं मिले। तो आप जो सिर पे बोझा ढोलेंगे, आप रिक्शा चला लेंगे, आप ठेला कर लेंगे, आप कुछ जब बस स्टैंड पे चना बेच लेंगे, आप एक जो खोमचा लगा लेंगे, कुछ पकौड़ी तल लेंगे। तो ये जो रेजिडुअल जॉब हैं उनकी तरफ जो सबको जाना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, पर अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और कृषि में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, क्योंकि कृषि से निकलेगा तो जाएगा कहाँ। तो इसलिए कृषि में वो जाके खेत पे थोड़ा खुरपी चला लेगा, थोड़ा जो घास खोद लेगा, लेकिन उससे उत्पादन नहीं बढ़ता। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, पर जितना अनएम्प्लॉयमेंट है भी वो शिक्षित जो वर्ग है उसमें है। तो जो आंकड़े आ रहे हैं कि जितना आपकी डिग्री ज्यादा है उतना आप में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो 15 से 29 साल के जो एज के जो बच्चे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, खासकर जिनमें जितनी ज्यादा डिग्री है वहां पे। तो 29 के बाद तो ये होता है कि भाई आपको सेटल करना है, आपको शादी करनी है, आपको जो कुछ तो झक मार के आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही। तो इसलिए 15 से 29 वाला जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और खासकर महिलाओं का, वो बहुत बड़ा है। तो इसी ने जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हमारे देश में वो करीब 45 के करीब है, जो मतलब 15 से लेकर 64 के बीच में है। और जबकि चीन में, ब्राजील में वो 65 के करीब है, और अमेरिका वगैरह में भी उसके आसपास है। तो हमारे यहाँ 20% लोग कम हैं लेबर फोर्स में। तो ये 20% जो लेबर फोर्स में कम है, यानी कि इन्होंने काम देखना जो खत्म कर दिया है या इनकी गिनती नहीं हो रही है कहीं पे, और इसका उत्पादन पे असर पड़ता है। क्योंकि अगर आपका लेबर फोर्स कम होगा तो उत्पादन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ सकता है। तो इसका जो असर है वो हमारे अर्थव्यवस्था पे भी है और इसका पॉलिटिकल और सोशल भी है। जैसे कि अभी हम लोगों ने वो एक वर्कशॉप किया था, उसमें लोगों ने बताया कि इससे ड्रग का यूज़ बहुत बढ़ गया है यूथ में। पहले पंजाब में होता था, बिहार वगैरह में भी बहुत इसका ड्रग का यूज़ बढ़ गया है। इससे वायलेंस जो है वो परिवारों में चली गई है। जो वायलेंस मतलब लोगों को, बच्चों को पैसा चाहिए तो वायलेंट हो जाते हैं। तो ये इसके बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं जिस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इससे एलियनेशन भी बहुत बढ़ रहा है, और इससे मतलब जो एक जो हताश और निराश यूथ है तो वो एक टारगेट बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए उनको रिक्रूट करके उनको जो उल्टे सीधे कामों में लगाने के लिए। तो इसके बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स हैं। संतोष जी, मैं तो कहूँगा कि आज अरुण जी से बात करके काफ़ी रोशनी मिली और विभिन्न मसलों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। इससे बहुत सारी उलझनें जो दिमाग में थी वो साफ हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्टेटस इस वक्त क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस पायदान पर खड़ी हुई है और किस तरफ जा रही है, ये दोनों बातें स्पष्ट हुई। साथ में ये भी स्पष्ट हुआ कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था संकट की तरफ बढ़ रही है। सरकार के पास ऐसी कोई युक्तियां, नीतियां नहीं है, न सरकार की ऐसी मंशा है जो उसको संकट की तरफ बढ़ने से रोके। इसी के साथ उसका दुष्प्रभाव समाज के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ रहा है, नौजवानों पे पड़ रहा है, शिक्षित वर्ग पे पड़ रहा है, और उन लोगों पे भी पड़ रहा है जो अपेक्षाकृत शिक्षित नहीं है लेकिन जो छोटे छोटे बहुत कम आमदनी वाले कामों को करना पड़ता है। तो मेरा सुझाव ये है कि जिस तरह की आज हम लोगों ने आज चर्चा हुई है, मैं इस तरह इसे एक पेडागोजिक डिस्कशन बोलता हूँ। एक शिक्षात्मक किस्म की चर्चा हुई है, और इस तरह की चर्चाएं अगर लाउड इंडिया टीवी के ऊपर हम लोग महीने 2 महीने में एक बार करें, प्रोफेसर साहब के साथ में करें और दूसरे अर्थशास्त्रियों के साथ भी करें, तो कुल मिलाकर जो आपके दर्शक हैं उनको काफी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। अभय जी, मैं चाहता हूं आप प्रोफेसर साहब से एक सवाल और पूछें कि क्या सरकार के पास अर्थशास्त्री है नहीं, या सरकार अर्थशास्त्रियों की सलाह सुनती नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था को
कैसे सुधारा जाए, संभाला जाए, इसको लेकर के। नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी जिस तरफ इशारा किया और आपने भी इशारा किया, मैं उसको लेकर सवाल करना चाहता हूँ। क्या देश में अच्छे अर्थशास्त्रियों की कमी हो गई है या देशभक्त अर्थशास्त्रियों की कमी हो गई? मैं देशभक्त उनको कहता हूँ जो देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, जिसमें आप दोनों आते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब भी आप प्रोफेसर साहब से आखिर में लें। ये जो अर्थशास्त्री हैं देश में, जो लिखते हैं, माहौल बनाते हैं, जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जब इतने लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, उनके मन में क्या है? क्या वो सचमुच देश के लोगों से प्यार नहीं करते, या देश के लोगों से प्यार करने से ज्यादा वो बिजनेसमैन से प्यार करते हैं? तो ऐसा है कि जो आपने सवाल किए, तो ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं वो देखते हैं कि किस दिशा में हवा बह रही है। तो सन 91 के बाद जो अर्थशास्त्री पहले, जो उसके पहले का मॉडल था उसको सपोर्ट करते थे, वो अब सप्लाई साइड अर्थव्यवस्था को और मार्केटाइजेशन की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। उनको लगता है कि बाजारीकरण ही सही दिशा है। तो इसलिए वो सरकार के डेटा को नहीं क्वेश्चन करते, वो सरकार के जो लॉजिक है उसको नहीं क्वेश्चन करते। तो बहुत कम अर्थशास्त्री हैं जो क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, एक लालच होता है बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को, और मैं ये आपको बता रहा हूँ सन 82-83 की बात, नई आर्थिक नीतियों के पहले। तो उस समय के कुछ जो आज के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो उस समय मुझे कहते थे कि अरुण, अगर एक वर्ल्ड बैंक की हमें जो कंसल्टेंसी मिल जाए 3 महीने की, तो हम कार खरीद लें, और 1 साल की कंसल्टेंसी मिल जाए तो हम अपना घर खरीद सकते हैं। तो उसके चलते हुए वर्ल्ड बैंक की जो लाइन है, IMF की जो लाइन है, बहुत सारे अर्थशास्त्री उसकी तरफ चले गए थे। और ये जो सिलसिला है, ये इमरजेंसी के दौरान के बाद से शुरू हुआ, जब आपने देखा 75 में हमारी जो नीतियां हैं वो राइटवर्ड ड्रिफ्ट करने लगी। वो चाहे आर्थिक नीतियां हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, सब लेवल पे। और इसको रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी भी कहा जाता है कि वही अर्थशास्त्री IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आते हैं। तो वो आते जाते रहते हैं और एक पॉलिसी पैकेज होता है, उसी पॉलिसी पैकेज को आगे बढ़ाते हैं, जिसको विलियमसन साहब ने कहा था वॉशिंगटन कंसेंसस। 89 के बाद उन्होंने कहा ये वॉशिंगटन कंसेंसस है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था? वो था कि बाजारीकरण करना है अर्थव्यवस्था का, मतलब बाजार के प्रिंसिपल्स पे करना है, न कि उसको हम जो किसी और मतलब सरकार के इंटरवेंशन के आधार पे करें। तो सरकार को रिट्रीट करना है और बाजार को आगे हमें करना है। तो इसको कहा गया मार्केट फ्रेंडली स्टेट इंटरवेंशन। मतलब स्टेट इंटरवेंशन खत्म नहीं होगा, जो स्टेट इंटरवेंशन पहले गरीब के हित में, वर्कर के हित में था, अब वो मार्केट फ्रेंडली हो, यानी कैपिटल के हित में हो। तो ये मार्केट फ्रेंडली स्टेट इंटरवेंशन की जो नीतियां हैं वो चलाई गई। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ये समझ लिया था। तो एक किताब आई थी जॉली और एक दो लोगों की और की, वर्ल्ड बैंक के लोगों की, 1987 में। उन्होंने कहा कि ये हम नीतियां जो अपना रहे हैं, इससे गरीबी बढ़ेगी, सोशल एक्सप्लोजन हो सकता है, तो हमें सेफ्टी नेट की जरूरत है, क्योंकि जो लोग नीचे जाएंगे उनको हमें कहीं ना कहीं संभालना है। तो सेफ्टी नेट का प्रोविजन की बात हुई। तो सेफ्टी नेट हमारे देश में 2005 के बाद में राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारे आए। लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए, और 2015 में वर्ल्ड बैंक ने रियलाइज किया कि सेफ्टी नेट का भी नहीं हो सकता, क्योंकि कितने लोगों को आप संभालेंगे। जब बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है दुनिया में, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में आमदनी नहीं होगी, और जब आमदनी नहीं होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक जो कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलता है, और कैपिटल का प्रिंसिपल है कि आप मुफ्त में किसी को पैसा नहीं देते, उसको सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी को गलत माना जाता है। तो अब वो कह रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा दो, मतलब वो काम नहीं कर रहे तो पैसा दो। तो अपने प्रिंसिपल को उन्होंने बदल दिया। लेकिन ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो तब होगा जब सबके हाथ में रोजगार होगा। मेरा मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आप मुफ्त में पैसा देंगे तो उससे आदमी को डिग्निटी नहीं मिलती, काम से डिग्निटी मिलती है। तो अगर डिग्निटी नहीं होगी तो वो एलिनेटेड होगा, उसकी परेशानी और तरह तरह की बढ़ेगी, और उससे भी समस्या हल नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि जो असमानता है वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी वो असर उसका नहीं होगा। तो ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इनकी लाइन किस तरफ जा रही है,
और उसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सरकार भी वही लाइन अडॉप्ट कर रही है। उनको सरकार में भी एक्सपेक्टेशन है कि उनको कुछ सरकार से मिलता रहेगा, क्योंकि एक सत्ता का एक नशा होता है सबको कि पावर आएगी हाथ में, आप अपने स्टूडेंट्स को नौकरी दिलवा पाएंगे, आपको कंसल्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो देखते हैं किस दिशा में हवा बह रही है, उसी दिशा में वो अपना जो वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास अर्थशास्त्री नहीं है, नीति आयोग में हैं, बाकी बाहर हैं जो उनको जो सलाह देते रहते हैं वगैरह वगैरह, पर वो एक ही तरह की सलाह है, वो ये है कि आप ये जो नीतियां अपना रहे हैं, सप्लाई साइड नीतियां, उन्हीं के रास्ते पे आप चलिए, प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करिए, तो वही नीतियां। तो इसलिए जो क्रिटिकल जो एक अप्रोच होनी चाहिए, जो वाइडर अप्रोच होनी चाहिए कि आप जो औरों को भी सुने और ये देखें, जैसे नोटबंदी है उसमें बिना कंसल्ट किए जो हो गया। अब जो जीएसटी है उसमें भी जो पब्लिक फाइनेंस के सारे लोग हैं, वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की लाइन थी कि भाई ये जीएसटी होना चाहिए जिससे एमएनसीज को फायदा होगा, तो वो भी उसी दिशा में चल पड़े। मैं ही एक था जो 1986 से कह रहा था कि वैट हमारे देश के लिए सही नहीं है, जीएसटी सही नहीं है, जीएसटी का मैंने ऑल्टरनेटिव भी दिया, पर उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब कह रहे हैं कि जीएसटी से संगठित क्षेत्र तो जब फायदा है, पर असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, इससे अर्थव्यवस्था पे गलत असर पड़ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है, और वो मैं मतलब इतने सालों से कह रहा हूँ वो बात। तो जो क्रिटिक जो कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि जैसे हम कर रहे हैं, प्रो बिग बिजनेस पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, तो उसी से हमारा अर्थव्यवस्था चल जाएगा। अभय जी, आज की चर्चा को सुनकर के आप ही कंक्लूडिंग रिमार्क्स कीजिए और बताइए कि इस चर्चा से क्या निकला है। अभी तो आपने कह दिया, पर इस हिसाब से कीजिए कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी इकोनॉमिक्सों के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के लोगों के विशेषज्ञों के बारे में कमेंट किया, इसको ध्यान में रखते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, जब श्रीलंका का आर्थिक संकट आया और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दिवालिया घोषित कर दी गई, तो उसके इतिहास को जब थोड़ा सा हम लोगों ने कुरेदा तो पाया कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने श्रीलंका के बारे में एक लेखों का संकलन प्रकाशित किया था। उस लेखों के संकलन में निगाह डालने से लगता था कि श्रीलंका बहुत तेजी के साथ अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है और इसी तरीके से लगातार प्रगति करती रहेगी। और लेकिन बाद में जैसे ही पहले 2-3 झटके लगे और उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद कोविड महामारी का झटका लगा, उसको श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई। इसके बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि वो भी अब श्रीलंका के रास्ते पर कभी भी जा सकती है। और जाहिर है कि भारत की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को दोनों को मिला दिया जाए, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है और कहीं ज्यादा बहुमुखी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो उस दिशा में नहीं जाएगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इस तरह की परिस्थितियां पक रही हैं जिससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, नौजवानों को बहुत नुकसान हो रहा है जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और काफी बुरी हालत है। अभी हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के सवाल पर चर्चा नहीं की है, हम लोगों ने केवल अर्थव्यवस्था के सवाल पर चर्चा की है। जो भारत में शिक्षा व्यवस्था की हालत है, जो अर्थव्यवस्था की हालत से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार डिग्रियां, सर ने कहा भी कि डिग्रियां लगातार हैं लेकिन रोजगार नहीं है, और डिग्रियां हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी, वो जो शिक्षा है उसको कहीं रोजगार परक शिक्षा नहीं है। और सरकार ने जो स्किल मिनिस्ट्री बनाई थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप है, वो पूरी तरीके से नॉन स्टार्टर है, वो कोई कुछ हुआ नहीं। उसके अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ और एक मंत्री को जो उसके इंचार्ज थे उनको हटाया भी गया भ्रष्टाचार से। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्चा हम लोगों ने आज की है, इसको हम लोगों को चर्चा नंबर 1 समझ कहना चाहिए। इस तरह की चर्चाओं की हमें श्रृंखला जारी रखनी चाहिए। हम लोग सवाल जमा कर लें और फिर हम प्रोफेसर अरुण कुमार के पास जाएं, और प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अगर और अर्थशास्त्री हैं, मुझे तो फिर कोई खास दिखता नहीं है, अगर कोई अर्थशास्त्री हैं तो उनको भी बुलाया जाए, और बजाय एक के बजाय अगर 2-3 और भी लोग हों, और हम लोग हमारे पास पहले से तैयारी हो। अभी कुछ सवाल थे जो हमने पेश किए, लेकिन सवालों को और भी हमें थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, और भी सवालों को ठोस करना पड़ेगा। फिर हम सवालों को जब पेश करेंगे तब फिर उनके जो जवाब मिलेंगे, उससे ये अर्थव्यवस्था के बारे में जो जन शिक्षा लाउड इंडिया टीवी करेगा उसका बहुत बड़ा असर होगा। अभय जी आपको भी धन्यवाद, और साहब आपको भी धन्यवाद। और जो अभय जी ने सुझाव दिए उसके ऊपर मेरा ख्याल आप सहमत होंगे कि ये हमको बातचीत करनी चाहिए। और अभय जी, वो अगले 2-3 नाम कौन होंगे जिनको आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहे हैं,
तो फिर कैसे होगा? प्रोफेसर साहब से बात करके देखिए अलग से कि क्या एक दो लोग और हैं, पर वो खुद ही लोग हैं, उनको बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, और प्रोफेसर साहब से हम लोग बात कर लेंगे अरुण कुमार जी से, तो उससे कुछ बात बन जाएगी। हमारे पास कुछ पैनल होना चाहिए अर्थशास्त्रियों का, क्योंकि ये देखिए मसला तकनीकी है, जटिल है। हम लोग राजनीतिक समीक्षक हैं, तो हम लोगों को बात मोटी मोटी समझ में आती है, लेकिन दरअसल बातें समझ में नहीं आती हैं। तो दर्शकों, आज प्रोग्राम समाप्त करते हुए आपसे अनुमति चाहता हूं। दोनों मेहमानों को आपने सुना, ये देश के दो वो बड़े विज्ञान हैं और वो विद्वान हैं जो आपकी तरफ से सोचते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि प्रोफेसर साहब ने और दूसरे प्रोफेसर साहब ने जो कहा और जिस तरह के सवाल किए, वो आप ही के पक्ष के सवाल किए। तो हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन इस योजना को आप कैसे पसंद करते हैं और इस प्रोग्राम के ऊपर आपकी क्या राय है, ये जरूर भेजिए ताकि हम प्रोफेसर साहब से आगे बात कर सकें इसके मसले पर। धन्यवाद। धन्यवाद अभय जी।